तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में। ठीक है, क्या क्या कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं? कम्युनिकेशन मॉडल बात करती है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। जो है ना कि सेंडर होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है, डिकोडिंग, इनकोडिंग, रिसीवर, ये सारे लोग कहाँ पर आते हैं, कैसे इनका प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें हम जानते हैं कम्युनिकेशन मॉडल के थ्रू। ठीक है, अलग अलग कम्युनिकेशन मॉडल्स ने अलग अलग कम्युनिकेशन के प्रोसेस और प्रोसेस के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में बताया। कम्युनिकेशन मॉडल में हम देखेंगे लीनियर कम्युनिकेशन, हम देखेंगे लीनियर कम्युनिकेशन, इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल और ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल। लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल्स वो होते हैं जिसमें एक सेंडर होता है, दूसरी तरफ रिसीवर होता है, बीच में जो है चैनल होता है, और बस इतना ही सा कि सेंडर ने रिसीवर को बात कह दी और कम्युनिकेशन हो गया। इसमें फीडबैक का कोई जिक्र नहीं होता है। जबकि इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल में क्या होता है कि सेंडर रिसीवर को चैनल के थ्रू मैसेज देता है और रिसीवर पे फीडबैक देता है। ठीक है ना, ये हो जाता है इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल। और ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल में क्या होता है कि इसमें एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, सेंडर रिसीवर को मैसेज देता रहता है और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली वो रिसीवर से फीडबैक रिसीव कर रहा होता है। मैसेज या फीडबैक, मैसेज या फीडबैक का साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो सबसे पहला हम लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल देखते हैं जो कि है एरिस्टोटल ने दिया था। ठीक है, एरिस्टोटल ने दिया था 300 बीसीई में। उसने किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया था? वो था पब्लिक स्पीकिंग। इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो स्पीच के फॉर्म में दी थी। स्पीच देते हैं ना स्पीकर, कि वो जो है ऑडियंस के सामने, मजमे के सामने अपनी सारी बात बोलते हैं और लोग जो है सुनते हैं और ये बोल करके चले जाते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात हुई थी। एरिस्टोटल ने कहा कि 5 कंपोनेंट्स होते हैं: स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस और इफेक्ट। क्या क्या है ये चीजें? स्पीकर जो है वो हमारा सोर्स ऑफ मैसेज है, यानी कि जो मैसेज का इनिशिएट कर रहा है, जो मैसेज को क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। स्पीच जो हो गया वो हमारा मैसेज हो गया। इन्होंने चूंकि पब्लिक स्पीकिंग की बात की थी इसलिए इन्होंने टर्म स्पीच दिया था, ना कि मैसेज दिया था। और ओकेजन जो है वो कोई भी कंटेक्स्ट हुआ है, यानी कि जिस मौके पर वो स्पीच दिया जा रहा है वो हो गया हमारा ओकेजन। अब देखिए, इन्होंने ओकेजन की बात कही थी, चैनल की बात इन्होंने नहीं कही थी। और फिर जो है ऑडियंस, यानी कि जो हमारा स्पीकर की जो बातों को सुन रही है, जो स्पीकर की बातों को रिसीव कर रही है, वो हो गई ऑडियंस। और इफेक्ट जो है, उन्होंने कहा कि स्पीकर का गोल क्या है, उसका मकसद क्या है, वो क्यों ये सारी बातें कह रहा है, वो जो हो गया इफेक्ट हमारा गोल हो गया स्पीकर का, गोल ऑफ स्पीकर या गोल ऑफ द मैसेज, कि ये क्यों कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ये बात जो है एरिस्टोटल ने कही। और उन्होंने 3 चीजें दी जिसके जरिए कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। पहला जो है, उन्होंने बात की इथॉस की। इथॉस क्या है? वो स्पीकर की एथिक्स और उसकी क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, क्रेडिबिलिटी है स्पीकर की। एक स्पीकर की जो एक्सपर्टीज होती है, उसकी सिंसियरिटी होती है, ऑडियंस को लेकर के जो गुडविल होता है, उसका नेक नियति होती है, ये सारी चीजें इथॉस में आती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी एरिस्टोटल के लिए कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, स्पीकर की ये सारी क्वालिटीज। उसके बाद पैथोस की बात उन्होंने कही। पैथोस में उन्होंने क्या कहा कि स्पीकर की एबिलिटी ऑडियंस से इमोशनली कनेक्ट करने की। तो इमोशनली कनेक्ट करने के लिए उसको क्या करना होगा? उसको इफेक्टिव मैसेज, इफेक्टिव कंटेंट का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है ना, पैथोस में स्पीकर से इमोशनली कनेक्ट करने के लिए इफेक्टिव मैसेज का इस्तेमाल करना होगा, उन्होंने कहा। उसके बाद जो है लोगोस, उन्होंने कहा लोगोस क्या है? वो किसी भी मैसेज का लॉजिक है, यानी कि स्पीकर जो भी बात कहे वो माकूल बात हो, मंतिकी बात हो, लॉजिकल रीजनेबल बात हो।
तो ये तीन चीज जो है उन्होंने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कही थी। इथॉस को हम हमेशा क्रेडिबिलिटी या एथिक्स से याद रखेंगे। एथिक्स से हम इथॉस को याद रखेंगे, और पैथोस को जो है हम इमोशन से याद रखेंगे, ठीक है। और लोगोस को लॉजिक ऑफ मैसेज से याद रखेंगे, लॉजिक से। चलिए, ये हो गया हमारा एरिस्टोटल का कम्युनिकेशन मॉडल। इसके बाद आते हैं लैसवेल। ये 1948 में इन्होंने ये मॉडल दिया। पिछला मॉडल एरिस्टोटल का था जो कि 300 बीसी का था। उसके बाद लैसवेल का मॉडल आता है। अच्छा, हमें जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन मॉडल्स को, खास करके लीनियर कम्युनिकेशन के मॉडल को याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस पर सवाल आते हैं कि आपने जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। तो ऑर्डर्स जो है यहाँ पर जो ऑर्डर है ये ये क्रोनोलॉजिकल ही है, ठीक है। ये 300 का हो गया, और ये जो है 1948 में इन्होंने दिया था, और इन्होंने भी जो है 1948-49 के दरमियान में दिया था, और बर्लो ने दिया था 1960 में, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि लैसवेल का क्या मॉडल था। लैसवेल ने जो है एरिस्टोटल की बात को ही दोहराया, लेकिन जो नई बात उन्होंने कही वो बात थी चैनल की, ठीक है ना। उन्होंने चैनल वर्ड का इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ ओकेजन, ठीक है। लैसवेल पॉइंटेड आउट दैट since the speaker is the constructor of the message, the speaker should always consider their audience. अच्छा, इन्होंने सारा जोर जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की पूरी जिम्मेदारी कम्युनिकेटर के ऊपर डाल दी। कम्युनिकेटर के, यानी कि जो सेंडर है हमारे मैसेज का, वो पूरे मैसेज और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार है। उसने कहा कि जब सेंडर कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा मैसेज को, तो वो ध्यान में रखेगा कि रिसीवर जो है वो किस तरह से समझ सकता है, उसकी नॉलेज को, उसके कंटेक्स्ट को, उसकी लिटरेसी को, सारी चीजों का ध्यान रखेगा सेंडर। और साथ ही साथ उसने मीडियम का या चैनल का भी ध्यान रखना है, कि हमने जो है लिख करके बात को अपनी कहनी है, या वीडियो होगा हमारा, या ओरल होगा। उसी हिसाब से जैसा चैनल, जैसा मीडियम, वैसे ही मैसेज की इनकोडिंग होनी चाहिए। अच्छा, इनकोडिंग लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, बस इन्होंने कहा था कि मैसेज का फॉर्मेशन जो होगा वो मीडियम और रिसीवर को ध्यान में रख करके होगा, और ये सेंडर की जिम्मेदारी है कि वो मैसेज इस तरह भेजे जो इफेक्ट रिसीवर को वही माना समझ में आए जो सेंडर कहना चाहता है, और इफेक्ट जो है सेंडर जो चाहता है, इंटेंडेड इफेक्ट जो है वो दिखे। इन्होंने 5 फंडामेंटल चीजों को एड्रेस किया था। क्या क्या थी वो चीजें? हु इज द सोर्स ऑफ द मैसेज और द कम्युनिकेटर? कौन है मैसेज का सोर्स या कम्युनिकेटर? व्हाट इज द कंटेंट ऑफ मैसेज? क्या है कंटेंट, क्या है मैसेज का, किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे? और थ्रू विच चैनल और मीडियम इट इज बीइंग सेंड? जो ट्रांसमिशन का जो चैनल हमने इस्तेमाल किया है वो क्या है? फिर यह है कि हु इज द इंटेंडेड टारगेट ऑफ ऑडियंस? किसको ये मैसेज भेजा जा रहा है? और व्हाट इफेक्ट डज द मैसेज हैव ऑन द ऑडियंस? क्या इफेक्ट ऑडियंस पर देखना चाह रहा है सेंडर उस मैसेज के थ्रू, ठीक है। कम्युनिकेटर कौन है, वो क्या कहना चाहता है, किस चैनल के जरिया वो मैसेज भेज रहा है, किसको भेज रहा है, और क्या इफेक्ट देखना चाहता है। ये 5 सवालात थे जो एरिस्टोटल ने, सॉरी, लैसवेल ने कहे थे अपने मॉडल में। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है शैनन वीवर का मॉडल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। शैनन वीवर जो थे, क्लॉड शैनन एंड वॉरेन वीवर, क्लॉड शैनन एंड वॉरेन वीवर ने 1948 में ये थ्योरी दी थी, और ये एक मैथमेटिशियन थे, और इनके मॉडल को मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे कि शैनन वीवर जो है वो मैथमेटिशियन है, और उनके मॉडल को मैथमेटिकल मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। दरअसल इन्होंने जो भी टर्म्स वगैरह इस्तेमाल किए थे वो वही टर्म्स, वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकल टर्म्स थे जो मैथमेटिक्स और साइंस वगैरह में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि हम देखेंगे ट्रांसमीटर, सिग्नल, नॉइज, ये सारे टेक्निकल टर्म थे जो कि कम्युनिकेशन में पहले इस्तेमाल नहीं किए गए थे।
इन्होंने 5 कंपोनेंट्स पर जो है जोर दिया। क्या क्या थे वो कंपोनेंट? इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल, डिकोडिंग और रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स जो है, इंफॉर्मेशन सोर्स वो हो गया जहां पे जो हमारा सेंडर है। ठीक है, ये सेंडर हमारा सोर्स हो गया। अब ये मैसेज का क्या करेगा? इनकोडिंग करेगा। शैनन वीवर जो थे वो पहले शख्स थे जिन्होंने इनकोडिंग की बात कही थी। क्योंकि ये साइंस से थे इसलिए उन्होंने वैसे ही टेक्नोलॉजिकल टर्म्स यूज किए थे और बाद में इन्हीं टर्म्स को कैरी किया गया आगे। फिर इन्होंने पहले शख्स थे जिन्होंने नॉइस का कंसेप्ट कहा। ये सवाल आता है कि नॉइस का कंसेप्ट किसने दिया था? तो शैनन और वीवर ने जो है नॉइस का कंसेप्ट दिया था। तो इन्होंने कहा कि जब सिग्नल इनकोडिंग जो होगी हमारी, इनकोडिंग उस एतबार से होगी कि हमारा चैनल कैसा है। ठीक है ना, चैनल के बेसिस पर हमारी इनकोडिंग होगी। और जब चैनल में सिग्नल जा रहा होगा तो दरमियान में नॉइज आ सकते हैं बीच में, ये उन्होंने कहा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि डिकोडिंग होगी। इधर इधर डिकोडिंग होगी। ये रिसीवर नहीं बल्कि इसे रिसेप्शन ऑफ मैसेज कह लें। रिसीवर यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे रिसेप्शन ऑफ मैसेज होता है और डेस्टिनेशन जो होता है हमारा वो होता है रिसीवर। फाइनल डेस्टिनेशन जो है यहाँ पे रिसीवर है। ये इन्होंने टेक्नोलॉजी के टर्म में जो है ये थ्योरी दी थी। जैसे कि हम टेलीफोन कॉल्स पे बात करते हैं, अ, तो देखें कि उसमें जो है हमारा सेंडर होता है जो कि जो भी बातें बोलता है तो वो सारी जो है टेलीफोन में हमारे इनकोड होती है ना। आवाज तो नहीं जाती है दूसरी तरफ, वो पहले जो हमारा वॉइस है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो है वो चेंज होता है और फिर वो सिग्नल्स जो है वो वायर के थ्रू ट्रेवल करते हैं और फिर दूसरी तरफ से वो डिकोड होता है और तब जाकर के रिसीवर जो बात कर रहा होता है वो सुन सकता है आपकी आवाज को। अच्छा, शैरन वीवर ने जो है 3 लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की बात कही, लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी। इन्होंने कहा कि लेवल ए जो है उसमें क्या होता है कि कितना एक्यूरेटली आपके कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट किया गया है। यानी कि यहाँ पे जो चैनल की बात है कह रहे हैं कि लेवल ए यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो होगा हमारा लेवल ए होगा कि कितना सही सही जो है ट्रांसमिट किया जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे टेक्निकल प्रॉब्लम कहा जाएगा। जैसे कि आवाज का झरझराना होता है ना, दूसरी तरफ से आवाज क्लियर नहीं आ रही है, झरझरा रही है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो वो लेवल ए का प्रॉब्लम हो, यानी कि ट्रांसमिशन में मसला हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे टेक्निकल प्रॉब्लम या टेक्निकल बैरियर। लेवल बी में क्या है? लेवल बी में है कि हाउ प्रिसाइजली डू द ट्रांसमिटेड सिंबल्स कन्वे द डिजायर्ड मीनिंग। यानी कि जब डिकोडिंग हो रही है वहां पर तो क्या वही हो रही है जो इधर से कहा जा रहा है, या आवाज फंस फंस करके वहां कुछ और पहुंच रही है और समझने वाला कुछ और समझ जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा वो लेवल बी हो गया। ठीक है। अगर यहाँ पे किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो उसे सेमेंटिक प्रॉब्लम या सेमेंटिक बैरियर कहा जाएगा। उसके बाद लेवल सी जो है वो है कि रिसीवर जो है उस पर मीनिंग ऑफ मैसेज का कितना सही इफेक्ट हो रहा है, यानी कि सेंडर जो कहना चाह रहा है क्या रिसीवर दूसरी तरफ से सुन करके वही बातें समझ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे डिकोडिंग वाले जगह पे क्या था कि ये आवाज हो गई कि आवाज कितनी साफ जा रही है, जो कि लेवल बी में था। और लेवल सी में था कि सेंडर सॉरी रिसीवर जो है वो कितना सही सही चीजों को समझ पा रहा है। ये हो जाएगा हमारा लेवल सी। तो वहां पर अगर कोई मसला होगा तो उसे हम कहेंगे इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम या इफेक्टिवनेस बैरियर। जैसे कभी कभी नेटवर्क खराब होता है ना, तो हम अगर कोई वर्ड कह रहे हैं जैसे बैरियर कह रहे हैं तो दूसरी तरफ से आदमी को समझ ही में नहीं आ रहा है क्या कैरियर कैरियर बोल रहे हैं या बैरियर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो वो जो कैरियर और बैरियर का प्रॉब्लम है वो लेवल बी का प्रॉब्लम है। ठीक है। और मान ले कि जो है दूसरी तरफ से इंसान ये मान ले कि कैरियर ही बोला जा रहा है तो वो लेवल सी का मसला हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लेवल सी। अच्छा, शैनन ने जो है और बातें कही। एक तो उन्होंने जो है इनकोडिंग और डिकोडिंग जो है वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये बात कही थी।
और क्या कहा था उन्होंने, उन्होंने इंट्रोपी और रिडंडेंसी की बात कही उन्होंने। इंट्रोपी एंड रिडंडेंसी क्या है? इंट्रोपी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रैंडमनेस इन अ मैसेज। एक मैसेज को फॉर्म होने में, उसका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें जो बेतरतीबी होती है वो कहलाती है एंट्रोपी। और शैनन ने अपने मॉडल में एंट्रोपी किस चीज को कहा है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। वो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको उस चैनल से ट्रांसमिट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर जितना जितना कैरी कर सकता है चैनल, अगर उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें दिया जाए तो वहां पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा और मैसेज जो है वो इफेक्टिवली दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाएगा, डिकोडिंग में मसला हो जाएगा दूसरी तरफ। तो इसमें उन्होंने इंट्रोपी की बात कही थी कि मैसेज कितना रैंडम, अनसर्टेन या बेतरतीब है मैसेज। उसके बाद इन्होंने कहा रिडंडेंसी की बात। रिडंडेंसी क्या है? द एक्सटेंट टू विच अ मैसेज कंटेन्स अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। हो सकता है नॉइस की वजह से, बीच में झरझराहट की वजह से कोई सारा उसमें मसला आ गया है, ठीक है। तो अनसर्टेन इंफॉर्मेशन जो हुआ वो आपका रिडंडेंसी हो गया। रिडंडेंसी हेल्प्स टू इंश्योर दैट मैसेज कैन बी सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड एंड अंडरस्टूड। रिडंडेंसी की मदद से, रिडंडेंसी का जो एक कंसेप्ट दिया शैनन ने, इसके थ्रू इन्होंने कोशिश की कि नॉइस को कम किया जा सके। क्योंकि ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट था, इसलिए ये एंट्रोपी और रिडंडेंसी वाली चीजें जो है ये उन्होंने मैथमेटिकल कंसेप्ट में अपने मॉडल में रखा था कि इसको कैलकुलेट करके जो है इसको रिड्यूस किया जा सकता है कम्युनिकेशन से। तो उन्होंने कहा कि रिडंडेंसी वो चीज थी जो कि अननेसेसरी थी मैसेज में, और जब इसको कैलकुलेट करके अगर घटा दिया जाए तो नॉइज जो है वो कम हो जाएगा, नॉइज जो है मिनिमल हो जाएगा और मैसेज में किसी भी किस्म के डिस्टॉर्शन से बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, शैनन वीवर हो गए और लैसवेल हो गए और एरिस्टोटल हो गए। अब किसकी बारी आती है? वो है बर्लो। बर्लो ने दिया कम्युनिकेशन का मॉडल 1960 में, ठीक है। बर्लो ने पहली बार बात की इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात की इन्होंने। और इन्होंने दिया SMCR मॉडल भी इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? SMCR मॉडल। इसमें होता है सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। ये 4 स्टेप्स उन्होंने बताए। सोर्स क्या क्या है, कौन है जो मैसेज को इनकोड कर रहा है? तो सोर्स पहले होगा वो शख्स जिसको मैसेज भेजना है, द पर्सन, ठीक है। वो मैसेज को इनकोड करेगा, फिर मैसेज जो है, इनकोडिंग होगी मैसेज से पहले। अच्छा, ये चीज जो हमेशा याद रखनी है कि सोर्स और मैसेज के दरमियान में इनकोडिंग होगी और फिर चैनल से मैसेज आएगा और रिसीवर के पहले होगा डिकोडिंग। चैनल और रिसीवर के दरमियान में डिकोडिंग होगी। जब प्रोसेस वहां पे पूछते हैं ना क्वेश्चंस में, तो इस चीज का कंफ्यूजन हो जाता है कि डिकोडिंग रिसीवर के बाद होगी या पहले होगी। पहले रिसीवर होगा या पहले डिकोडिंग होगी? तो पहले हमेशा चैनल के बाद डिकोडिंग होगी बर्लो के मॉडल में, और सोर्स के बाद इनकोडिंग होगी बर्लो के मॉडल में, और इनकोडिंग के बाद मैसेज होगा। पहले इनकोड होता है, फिर मैसेज, फिर चैनल। सोर्स में जो है इन्होंने कहा कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोसाइटल सिस्टम, सोसाइटल एंड कल्चरल सिस्टम की बात। ये वो सारी चीजें हैं जो कि हमारे सेंडर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। मैसेज के अंदर क्या क्या चीजें हैं? मैसेज के अंदर जो है कोड है, कंटेंट, ट्रीटमेंट और एलिमेंट है। मैसेज में आएगा कि आपका मैसेज जो है वो वर्बल या नॉन वर्बल है, क्या चीज है, या काइनेसिक्स है। कंटेंट होगा मैसेज का, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है आपका, जो मैसेज आप कंटेंट, सब्जेक्ट जो है आपका, जो आप दूसरी तरफ पहुंचाना चाहते हैं। ट्रीटमेंट और एलिमेंट स्ट्रक्चर में होगा कि आप किस तरह से मैसेज को भेज रहे हैं, कहने का इंटेंशन क्या है आपका, आपने इंफॉर्मेशन को सजाया किस तरह है ना। कि चैनल के एतबार से जो है हम मैसेज को इनकोडिंग करते हैं, तो वही इनकोडिंग किस तरह से की गई है वो ट्रीटमेंट और एलिमेंट स्ट्रक्चर होगा।
अब देखें चैनल क्या क्या हो सकता है, तो चैनल में जो है बर्लो ने पांचों सेंसेस की बात कही है, ठीक है। 5 सेंसेस जो है हमारे, उसके थ्रू, यानी कि विजन के थ्रू भी, विजुअल जो है हमारा वो भी हमारा चैनल हो सकता है, और हियरिंग के थ्रू यानी कि वोकल आपका मैसेज भी हो सकता है, टच के थ्रू भी हैप्टिक मैसेज हो सकते हैं आपके, और स्मेल के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि ऑडिटरी भी आपका चैनल हो सकता है। स्मेल, सॉरी सॉरी, ओल्फैक्ट्री, ओल्फैक्ट्री आपका चैनल हो सकता है, या टेस्ट के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये पांचों सेंसेस उन्होंने चैनल के अंदर रखे हैं। और क्या कहा उन्होंने, रिसीवर में भी उन्होंने वही सारे कंपोनेंट्स की बात कही जो कि सेंडर में उन्होंने कहा था, जो कि कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज और सोशल कल्चरल सिस्टम था। तो बर्लो ने कहा कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि जो इस कंपोनेंट्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सोर्स के हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे रिसीवर के होंगे। यानी कि सोर्स का नॉलेज और रिसीवर का नॉलेज जो है वो यकसा होना चाहिए। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग की बात इन्होंने कही कि मेरे और उसका अंडरस्टैंडिंग सेम होगा तभी तो हम जो है कोई बात कहेंगे कि सामने वाला समझ सके। ये बात बर्लो ने कही थी। उन्होंने कहा कि फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन सेंडर एंड रिसीवर शुड हैव सिमिलर नॉलेज एंड स्पीक अ सिमिलर लैंग्वेज। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होने चाहिए। एंड द सेंडर नीड्स टू कंस्ट्रक्ट द मैसेज करेक्टली टू सूट बोथ द रिसीवर एंड चैनल। रिसीवर के मुताबिक भी हो और चैनल के मुताबिक भी हो। ये हमारा लीनियर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। समझ आ गया है सबको? कोई डाउट है किसी को? चले आगे हम देखेंगे इंटर एक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या है। इंटर एक्शन में अब जो है यहाँ पर किसकी बात आ जाती है, फीडबैक की बात आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फ्लो और फीडबैक की बात हो जाएगी इंटरैक्शनल कम्युनिकेशन में। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। सेंडर जो है वो रिसीवर को मैसेज भेज रहा है और रिसीवर जो है फीडबैक भेज रहा है। अब इधर से जो है फीडबैक के हिसाब से फिर से मैसेज जा रहा है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, जब बात इंटरैक्शन मतलब लीनियर कम्युनिकेशन से बात जब आगे बढ़ती है, तो हम देखते हैं कि सेंडर और रिसीवर टर्म जो है उसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया और इस्तेमाल किया गया कम्युनिकेटर लफ्ज को, क्योंकि एक शख्स जो है वो सेंडर और रिसीवर दोनों है ना। वो रिसीव भी कर रहा है मैसेज को और फीडबैक भी दे रहा है, तो जब वो फीडबैक दे रहा है तो वो सेंडर हो गया। तो चूंकि यहाँ पे रोल का एक्सचेंज होता रहता है, इसलिए यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बजाय कम्युनिकेटर लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। कम्युनिकेटर, ओके। ट्रांजैक्शनल में जो है हम पहला देखेंगे इंटरैक्शन, सॉरी, इंटरैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल में हम पहला देखेंगे ऑसगुड एंड श्रैम के कम्युनिकेशन मॉडल को। इन्होंने दिया था 1954 में, 1954 में इन्होंने दिया था। द कम्युनिकेशन मॉडल हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। और कुछ प्रिंसिपल्स हैं इनके मॉडल के। वो क्या है कि कम्युनिकेशन जो है सर्कुलर है, ठीक है ना। इधर से जा रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैसेज और फीडबैक दोनों तरफ है, तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस चल रहा है। इंडिविजुअल्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस कॉन्स्टेंटली स्विच बिटवीन द रोल ऑफ इनकोडर एंड डिकोडर। इनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों तरफ हो रही है, सेंडिंग और रिसीविंग दोनों तरफ हो रही है। कम्युनिकेशन शुड बी रेसिप्रोकल, यानी कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन बाहमी होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इज क्रूशियल, सामने वाले को बात का समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे पता चलता है, वो फीडबैक से पता चलता है। हैविंग अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन इनहेंसेस कम्युनिकेशन। अगर अंडरस्टैंडिंग जो हो वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान कॉमन हो, तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को बेहतर बनाता है। And ongoing clarification and active listening are crucial for positive conversation. कम्युनिकेशन पॉजिटिवली फंक्शन करे, इसके लिए एक्टिव लिसनिंग जरूरी है। बताया था ना आप लोगों को, एक्टिव लिसनिंग और
पैसिव लिसनिंग क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग में पार्टिसिपेट भी करता है, फीडबैक भी देता है सुनने वाला शख्स, और पैसिव लिसनिंग में सिर्फ सुन रहा होता है, हियरिंग होती है। जैसे कि लीनियर कम्युनिकेशन में रिसीवर्स पैसिव थे। एरिस्टोटल ने रिसीवर को कंप्लीटली पैसिव कहा था कि स्पीच देने वाला शख्स बोल करके चला जाता है और रिसीवर की तरफ से किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होता है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात कही थी ऑस्गुड और श्रैम ने, ठीक है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात सबसे पहले इन्होंने ही कही थी। हमने देखा था ना फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, सॉरी, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मैम आवाज कम्युनिकेशन कट के रही है बहुत कैरेक्टर। ज्यादा। कट रही है आवाज? अब क्लियर हुई जी है? मैम। अब क्लियर है आवाज? जी मैम। ओके। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ऑस्गुड और श्रैम ने जो है अपने मॉडल में फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात कही। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस हमने देखा था ना कि एक शख्स का बैकग्राउंड नॉलेज क्या होता है, और उसका जो लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस होता है, वो सारी चीज किसी भी शख्स की फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होती है। तो उसकी बात जो है पहली बार ऑस्गुड और श्रैम ने की थी कि जब कम्युनिकेटर कम्युनिकेट कर रहा होता है तो उसके कम्युनिकेशन में फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का इन्फ्लुएंस होता है, उसके कल्चर का, उसके नॉलेज का, सारी चीजों का इन्फ्लुएंस होता है। और जो रिसीव कर रहा होता है उसके इंटरप्रिटेशन में उसी कल्चर और कंटेक्स्ट वगैरह का इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पर जो है दोनों सेंडर और रिसीवर जो है इनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ओवरलैप कर रहा है ना। चले, नेक्स्ट थ्योरी है हमारी वेस्टली एंड मैकलीन कम्युनिकेशन मॉडल। ये 1957 में इन्होंने दिया था। ये मेनली जो था वो मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया जो है हमारी ना, उसमें किस तरह से प्रोसेस होता है, ये उसी का एक कम्युनिकेशन मॉडल था। इसको कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, कंसेप्चुअल मॉडल। मैथमेटिकल किसको कहते थे? शैनन एंड वीवर को, है ना। याद रखना है कि मैथमेटिकल मॉडल है हमारा शैनन एंड वीवर, और वेस्ली एंड मैकलीन जो है वो है कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें भी इन्होंने कही कि सर्कुलर अप्रोच जो है हमारा चलता है कम्युनिकेशन में, और कम्युनिकेशन जो है वो डायनेमिक होता है, यानी कि उसमें तब्दीली होती रहती है। तो कैसे होती है? फीडबैक के जरिए होती है। ये मॉडल मेनली मास कम्युनिकेशन के बारे में बातें करता है, और इन्होंने ही टर्म जो है दिया था गेट कीपर और ओपिनियन लीडर का। गेट कीपर कौन थे? जो सेंसर था हमारा। और ओपिनियन लीडर कौन थे? जो मीडिया के से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो डायरेक्ट मीडिया से जिनके पास इंफॉर्मेशन आती है, वो ओपिनियन लीडर होते हैं। तो यहाँ पर जो है इन्होंने गेट कीपर के बारे में कहा है कि ये जो है ये हमारे गेट कीपर है। तो सेंडर जो है जब मैसेज भेजेगा रिसीवर को, तो बीच में आएंगे गेट कीपर और वो फीडबैक देंगे कि कौन सा इंफॉर्मेशन रिसीवर तक, ऑडियंस तक वाकई जा सकता है और किस इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देना चाहिए, है ना। तो ये इन्होंने फीडबैक दिया, और यहाँ से जो है ऑडियंस के पास जब इंफॉर्मेशन पहुंचता है तो फिर वो फीडबैक देती है मीडिया को। तो सेंडर यहाँ पे मीडिया है और बीच में गेट कीपर हमारे सेंसर है, और रिसीवर जो है ये रिसीवर, ये ऑडियंस है। और ये सारे जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं मीडिया को। हमने देखा था ना मीडिया को बहुत सारी चीजें इफेक्ट करी थी, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरनमेंट, कौन पावर में है, कौन ओनर है मीडिया का, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही थी मीडिया को। ये हो गया हमारा इंटरैक्शनल मॉडल। इंटरैक्शनल मॉडल में हमारी दो ही थ्योरी है, ऑसगुड श्रैम की और वेस्ली एंड मैकलीन की। अगली थ्योरी जो है वो हमारी ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल की। देखते हैं कि ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है। इसमें पहली थ्योरी जो है वो डीन बार्नलैंड की है, ठीक है। ट्रांजैक्शनल में क्या होना था कि सेंडर सेंडर और रिसीवर कंटिन्यूअसली एक दूसरे को मैसेज भेजते और रिसीव करते रहते हैं। साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है इसमें, जो कि हमने इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई की बात कही थी ना, कि जब इंटरव्यूई जवाब दे रहा होता है तो उसे इंटरव्यूअर के
फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि उसे मेरे जवाब अच्छे लग रहे हैं या नहीं, और वो अपने जवाब में उसी किस्म से तब्दीली करता रहता है। तो बार्लिन ने किन किन चीजों के बारे में कहा? ओके, डायनामिक एंड कंटिन्यूअस। इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन डायनामिक और कंटिन्यूअस होता है। इसमें एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो ऑनगोइंग होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब ही होता है एक्सचेंज करना, लेना देना। ट्रांजैक्शन का ही मतलब होता है ना। तो इसमें ऑनगोइंग एक्सचेंज चलता रहता है। ये डायनेमिक होता है, यानी कि इसमें तब्दीली आती रहती है। और ये कंटिन्यूअस होता है। अच्छा देखें, इंटरैक्शन और ट्रांजैक्शन में फर्क क्या है? दोनों में ही जो है फीडबैक जा रहा है। इंटरैक्शन में क्या होता है कि जब सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता है, रिसीवर रिसीव कर लेता है, फिर फीडबैक देता है। जैसे कि आपके ईमेल हो गए, एसएमएस हो गया, ये सारा इंटरैक्शनल है। जब आप मैसेज दूसरे को भेजते हैं, दूसरा पढ़ करके आपको रिप्लाई करता है ना। तो लेकिन ट्रांजैक्शनल में क्या होता है कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल्स जो है वो आमतौर से फेस टू फेस कन्वर्सेशन के बारे में है, चाहे वो ग्रुप में हो, चाहे इंडिविजुअल पर्सन हो, या फिर जो है वीडियो कॉल्स पर हो। ये सारा जो है फेस टू फेस पर होता है बेस्ड, क्योंकि हमें साइमल्टेनियस फीडबैक कहाँ मिल सकता है? चेहरे से ही मिल सकता है, एक शख्स के नॉन वर्बल एक्सप्रेशन से मिल सकता है, और उसके काइनेसिक्स से मिल सकता है ना। डायनामिक और कंटिन्यूअस होता है कम्युनिकेशन। अगला जो है वो कि मीनिंग प्रोडक्शन, यानी कि ये कह रहे हैं कि कोई भी वर्ड या ऑब्जेक्ट जो होता है वो मीनिंगलेस होता है। जो मैसेज हम कन्वे कर रहे होते हैं, जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे थे, लैंग्वेज सिंबल की बात है, तो वो उसमें बजात खुद कोई मीनिंग नहीं होती है, बल्कि वहां पे सेंडर जो मीनिंग डालता है और रिसीवर जो मीनिंग इंटरप्रेट करता है, उससे सिंबल्स या लैंग्वेज में मीनिंग आती है। और ये इंटरप्रिटेशन और सेंडर का मैसेज में मीनिंग डालना, वो किन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है? वो कंटेक्स्ट से इन्फ्लुएंस होता है, कल्चर से, इंडिविजुअल परसेप्शन से। ये सारी चीजें मीनिंग प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर इन्होंने कहा शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग की बात, यानी कि बार्लिन इज टू रिड्यूस सर्टेनिटी एंड अराइव एट शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। दोनों शख्स के दरमियान उनका जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वाली बात थी, वो अगर सेम या सिमिलर होगी, तो अनसर्टेनिटी यानी कि मीनिंग मीनिंग को इंटरप्रेट करने में जो भी प्रॉब्लम हो, बेतरतीबी हो, उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस किया जा सकता है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा करके। फिर इन्होंने क्यूज की बात कही। क्यूज, पब्लिक क्यूज, प्राइवेट क्यूज और बिहेवियरल क्यूज के। पब्लिक और प्राइवेट क्यूज क्या है? यानी कि किसी शख्स के खुद के जहन के, यानी कि उसका अपना जो इंडिविजुअल परसेप्शन वाला क्यू है, वो हो गया प्राइवेट क्यू। और पब्लिक क्यू यानी कि जो सबके दरमियान में यकसा है, जैसे कि हमारे यहाँ हाँ, हाँ बोलने का, ना बोलने का जो तरीका है, वो सबके दरमियान में यकसा है ना। तो इन्होंने कहा कि एक शख्स, ये रहा पर्सन, और ये जब इनकोड कर रहा होता है, तो उसमें किन किन चीजों का, क्या क्या फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। वो हो गए ये नॉन वर्बल क्यू, ये नॉन वर्बल क्यू को इसने ध्यान में रखा हुआ है। ये वर्बल क्यूज जो है, इसको इसने ध्यान में रखा हुआ है। ये प्राइवेट क्यूज हैं, इसको इसने ध्यान में रखा हुआ है। ये पब्लिक क्यूज हैं, इसको इसने, तो इनकोडिंग के वक्त ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके कर रहा है। और जब ये शख्स जो है, ये दूसरा शख्स डिकोड कर रहा है, तब इन चीजों को ध्यान में रख करके ये डिकोड कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इन्वायरमेंट में आसपास है, जब ये दो पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इनका कम्युनिकेशन जो है वो मुस्तकिल इन सारे क्यूज से इन्फ्लुएंस हो रहा है, जब भी ये डिकोड या इनकोड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। कह रहा है कि ये ट्रांजैक्शनल एक्सचेंज जो होता है, इसमें मल्टी लेयर्ड फीडबैक होता है। इसी को मल्टी लेयर कहा गया है, कि ये इस शख्स से जो है फीडबैक, जो ये बातें बोल रहा है वो भी फीडबैक होगा, और जो ये चारों तरफ क्यूज हैं हमारे, वो भी फीडबैक होंगे। इसमें मल्टी लेयर्ड फीडबैक होता है। ये हो गया डीन बार्लिन का मॉडल। अगला मॉडल जो है वो हमारा डांस हेलिकल मॉडल है।
फ्रैंक डांस ने 1967 में हेलिकल मॉडल दिया था। ये इंस्पायर्ड थे हेलिक्स शेप से। हेलिक्स क्या होता है? हेलिक्स एक 3 डायमेंशनल शेप है। अच्छा, कभी अगर ये सवाल आए कि कौन सा मॉडल जो है वो 3 डायमेंशनल है, तो हम कहेंगे कि हेलिकल मॉडल। ये 3 डायमेंशनल मॉडल है। ओके, हेलिक्स कहते हैं इसी शेप को। जो स्प्रिंग होता है ना, जो पेन में होता है और हमारे मेजरमेंट वाले तराजू में होता है, इस तरह से जो स्प्रिंग होता है, वो उसी शेप को जो है हम हेलिकल शेप कहते हैं, सॉरी हेलिक्स शेप कहते हैं। और इस शेप पर बेस्ड इन्होंने अपनी थ्योरी मॉडल दिया था कि हेलिकल। अच्छा, इसका मतलब क्या था? इनका कहना था कि इंटरेक्शन जो, सॉरी कम्युनिकेशन जो होता है वो साइक्लिक होता है। वही जो हमने कहा कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो इस तरह से साइकिल चल रहा है, यही इन्होंने कहा कि ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। इसीलिए इन्होंने एक ये जो गोला बनाया, लूप जो बनाया, ये साइक्लिक कम्युनिकेशन को शो करने के लिए बनाया कि ये लीनियर नहीं है बल्कि साइकिल है। फिर उन्होंने कंटेक्स्ट की बात कही, कहा कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो टाइम और एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होता है। अब देखें, जैसे जैसे जिंदगी में हमारे वक्त गुजरता जाता है, एक्सपीरियंस हमको हासिल होते जाते हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे कम्युनिकेशन का पैटर्न जो है वो बदलता जाता है। कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन होता है हमारे, वो बदलता जाता है। मैसेज का कंटेंट चेंज होता है। कैसे? वक्त के साथ साथ जब हम बड़े होते जाते हैं, हमें एक्सपीरियंस हासिल होता जाता है। और क्या कहा है इन्होंने कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होती जाती है, और इसी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होने को इन्होंने जो है ये बढ़ते हुए सर्कल में शो किया है। यहाँ पे सर्कल ये बिल्कुल छोटा है, ये लाइफ का इनिशियल स्टेज है। और जैसे जैसे हम जिंदगी में जो है आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मान लें कि ये हमारा जो है लाइफ है, तो हम जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा इंफॉर्मेशन का जो भंडार है, जो सर्कल है, वो बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस होता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। हम हर वक्त कम्युनिकेट करते रहते हैं अपने आसपास से। ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस होता है। इट अनफोल्ड्स ग्रेजुअली एक्सपैंडिंग इट्स बाउंड्री। ये स्लोली स्लोली बढ़ता है और साथ ही इसकी बाउंड्री जो है वो बड़ी से बड़ी होती जाती है। और क्या ये नॉन रिपीटेटिव होता है? जो इंफॉर्मेशन हम एक बार कम्युनिकेट कर चुके हैं, आगे हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही जिंदगी के अगले लम्हे में हम जाएंगे, कोई नई इंफॉर्मेशन जो है हमारी जिंदगी में ऐड होगी, और जब वो ऐड हो जाएगी तो अगला जो कम्युनिकेशन होगा वो बिल्कुल नया होगा। तो इन्होंने कहा कि नॉन रिपीटेटिव भी होता है कम्युनिकेशन। क्या क्या चीजें होती है? ये साइक्लिक होता है, लीनियर नहीं होता है ना? साइक्लिक है, लीनियर नहीं है। और इसमें टाइम और एक्सपीरियंस जो है वो ऐड होता जाता है, उसकी वजह से इसकी बाउंड्री एक्सपैंड करती जाती है। ठीक है, और ये नॉन रिपीटेटिव होता है। एक बार जो सर्कल हो चुका है वो दोबारा नहीं होगा। This theory emphasizes continuous learning, adaptation, building on shared knowledge, effective teamwork, successful project outcomes and in professional setting। इन सारी चीजों पर इन सारी चीजों का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने अपने मॉडल को शो करने के लिए। चलें, ये हमारा कंप्लीट हो गया है कम्युनिकेशन मॉडल। किसी को कुछ कहना है? मैम, टाइप एंड जी, मॉडल में क्या फर्क है? सॉरी, किसमें और किसमें? यानी टाइप यानी कम्युनिकेशन टाइप और मॉडल में क्या फर्क है इन दोनों में? अच्छा, एक ही चीज है क्या? कम्युनिकेशन, नहीं नहीं नहीं, कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो ये बताता है कि प्रोसेस जो है आपका कम्युनिकेशन का, जो हम कहते हैं ना कि सेंडर होगा, चैनल होगा, मैसेज होगा, किसके बाद क्या हो रहा है? सेंडर मैसेज भेज रहा है, तो सेंडर के बाद मैसेज है या मैसेज पहले ही होता है सेंडर से? डिकोडिंग जो है वो सेंडर के पास हो रही है या रिसीवर के पास हो रही है? ये जो प्रोसेस यानी है हमारा। हम्म। ये होगा। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस बताता है, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो तो क्या चैनल हम यूज कर रहे हैं, क्या
मोड ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज कर रहे हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए हम मैसेज किस तरह से बना रहे हैं, इस चीज पर डिपेंड करता है ना। और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत सी चीजों पे बेस्ड है, चैनल पे बेस्ड है, और किस सेटिंग में किया जा रहा है, कितने लोगों के दरमियान हो रहा है, इन सारी चीजों पे अलग अलग है ना टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जी मैम समझ लिए। ओके, चले अब जो है हमारे PYQs है। कि जल्दी जल्दी करना पड़ेगा हमें ये, क्योंकि वक्त हो गया है। मैम आपने जो ओके, पढ़ाए ना आप सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ वो मैं शेयर कर दूंगी। चले, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इफ इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम द मीडिया टू द ओपिनियन लीडर एंड फ्रॉम देम टू द टारगेट ऑडियंस। मीडिया से इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, मीडिया से ओपिनियन लीडर के पास और फिर आ रहा है टारगेट ऑडियंस के पास, तो ये कौन सा मॉडल हुआ? ये इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? वन स्टेप फ्लो, टू स्टेप फ्लो, स्टेप बाय स्टेप फ्लो, या मल्टी स्टेप फ्लो? चले आंसर करें इसे जल्दी जल्दी। सारे क्वेश्चंस मैंने इजी रखे हैं क्योंकि टाइम नहीं है। ओके, ओके, ओके। 4। अमीना, ये 4 कैसे हुआ? आप अब सही से देखें। चले मैं जवाब बताती हूँ। देखिए, हम इसके पिक्चर बनाएंगे। कहाँ से हो रहा है ये? मीडिया से फ्लो हो रहा है ना। ये मीडिया से फ्लो हो रहा है, सबसे ऊपर हमारी मीडिया है। यहाँ से किसके पास आ रहा है? ओपिनियन लीडर के पास आ रहा है ना। ओपिनियन लीडर के पास से टारगेट ऑडियंस के पास आ रहा है, ऑडियंस हमारी। तो ये दो ही स्टेप हुआ ना, एक स्टेप यहाँ एक स्टेप यहाँ, और ये ऑडियंस तक पहुंच गया। अगर यहाँ पे बहुत सारे स्टेप होते, जैसे कि बहुत सारे ओपिनियन लीडर्स होते हैं, फिर सब जो है ऑडियंस को भेज रहे होते हैं, या ऐसा होता है कि पहले मीडिया के पास से एक ओपिनियन लीडर के पास आता है, वहां से दूसरे ओपिनियन लीडर, और फिर जो है ऑडियंस के पास आता, तो हम कहते जो है 3 स्टेप हुआ है यहाँ पे, 1 2 और 3, है ना। ये होता 1 2 3। यहाँ पे तो 1 और 2 ही है, तो यहाँ पे 2 स्टेप फ्लो होगा, है ना। चले, अगला क्वेश्चन है हमारा। The centralized control of signs and symbol of mediated communication may affect plurality of opinion on the internet। कह रहे हैं कि जो साइन और सिंबल है किस चीज में? मेडिएटेड कम्युनिकेशन में, उसका असर होता है कैसे? कि ये प्लूरैलिटी ऑफ ओपिनियन दिखती है हमको इंटरनेट पे। प्लूरैलिटी ऑफ ओपिनियन क्या हुआ? कि एक से जायद ओपिनियन, सिंगल मतलब सेम एक, और प्लूरल मतलब हुआ एक से जायद। तो एक से जायद ओपिनियन हो जाता है किसकी वजह से? साइंस और सिंबल्स की वजह से, मेडिएटेड कम्युनिकेशन में। दूसरा कह रहा है कि द ग्लोबल कॉर्पोरेट ओनर्स of internet companies aim only at profits and not the existence of pluriverse। प्लूरीवर्स मतलब वही हुआ जहां पे एक से ज्यादा कोई शख्सियत एग्जिस्ट करती हो। तो ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट ओनर्स जो है इंटरनेट कंपनीज के, उनका मकसद होता है कि वो पैसे कमाए, ना कि इंटरनेट कंपनीज एम ओनली एट द प्रॉफिट
एंड नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रूफ। ओके, वो चाहते हैं कि सिर्फ वही जो है पावर में रहे और वही प्रॉफिट कमाए, और दूसरे लोग जो है कहते हैं ना कि मीडिया जो है वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव को सामने रखे, वो वाली बात ना हो। क्वेश्चन समझ में आया ना आप लोगों के? मैम मुझे समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन। देखिए, पहले स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि मीडिएटेड कम्युनिकेशन जो होता है ना, आप लोगों को पता है मीडिएटेड कम्युनिकेशन क्या होता है? मैंने बताया था। किसे कहते हैं मीडिएटेड कम्युनिकेशन? तो मीडिएटेड कम्युनिकेशन में साइंस और सिंबल्स जो होता है उसका असर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट का क्या मतलब हुआ? कि जो ऑडियंस है पूरी, ठीक है ना, ऑडियंस पर जो है ओपिनियन की प्लूरैलिटी होती है वहां पे। ओपिनियन की प्लूरैलिटी मतलब एक से ज्यादा ओपिनियन। तो जब मीडिएटेड कम्युनिकेशन के थ्रू साइन और सिंबल कम्युनिकेट किया जाएगा, तो जो ऑडियंस है उनके दरमियान में एक से ज्यादा ओपिनियन होंगे। ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट। आया है समझ अब? जी मैम। ओके। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो कॉरपोरेट ओनर्स हैं इंटरनेट कंपनी की, उनका मकसद है कि सिर्फ वही प्रॉफिट कमाए और दूसरा कोई शख्स, दूसरा कोई दावेदार मीडिया का ना हो। चलें, इसका जवाब क्या होगा कि दोनों ही बात जो है सही है। ठीक है, चलें कोई बात नहीं। कह रहे हैं मीडिएटेड कम्युनिकेशन यानी कि हमारा हो गया मास मीडिया। मास मीडिया जब एक इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाता है, ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहा है, तो क्या सारी ऑडियंस जो है उसको एक ही तरह से समझती है? नहीं ना। हमने कहा था ना कि ऑडियंस जो है वो इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से सेलेक्ट करती हैं, वो अपने हिसाब से उनको इंटरप्रेट करती हैं, जैसा उनका प्रीवियसली हेल्ड बिलीफ होता है वो उसके एतबार से उसको समझती हैं। तो यहाँ पे ओपिनियन एक जैसा नहीं ना हो सकता है। ओपिनियन में सिंगुलैरिटी नहीं होगी। सिंगुलैरिटी मतलब कि यकसानियत, एक तरह का सबका ओपिनियन, ये नहीं होगा। यहाँ पे प्लूरैलिटी होगी। ठीक है, हर शख्स का अलग अलग ओपिनियन होगा, अलग अलग ग्रुप का अलग अलग ओपिनियन होगा। दूसरा कह रहा है कि कॉरपोरेट ओनर्स जो हैं इंटरनेट कंपनीज के, ठीक है, हमने बात की थी किसकी? प्राइवेट मीडिया की बात की थी, जिसमें बताया था ना कि जो रिलायंस है, अंबानी अडानी है, उन लोगों के अंडर में उन लोगों ने एक पूरी का पूरे मीडिया को अपना बनाया हुआ है। ठीक है, तो उनका क्या मकसद होता है कि वो प्रॉफिट कमाएं। नॉन कॉमर्शियल और कॉमर्शियल की बात हमने कही थी कि वो कॉमर्शियल मीडिया होता है जिसके एक कॉरपोरेट ओनर होते हैं। कॉमर्शियल मीडिया का मकसद होता है कि वो प्रॉफिट प्रॉफिट कमाए और वो जनता के हित में नहीं सोचती है। ये बात थी ना? तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कॉरपोरेट ओनर्स जो है उनका मकसद होता है कि वो प्रॉफिट कमाए। तो इस तरह दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे सही हो जाएंगे। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ चीजें समझ आने लगेंगी। चले, अगला हमारा सवाल। सोप्स, सिटकॉम्स एंड कॉमिक्स आर पार्ट ऑफ। ये कॉम है, कॉर्न नहीं है, ठीक है ना? ये सिटकॉम है, एम। ये किस चीज का हिस्सा है? हाईब्रो कल्चर, मिडल ब्रो, डिस्ट्रिक्टिव और पॉपुलर? चलें सब लोग आंसर करें। सोप्स जो होते हैं हमारे डेली सोप्स, जिसे हम सीरियल कहते हैं आम जबान में, जो हमारे टीवी पे आते हैं ना अलग अलग, वो अनुपमा वगैरह जो सीरियल आती है वो। सिटकॉम्स क्या होता है? जैसे कि फ्रेंड्स, जो एक कॉमेडी शो है जिसमें कि एक स्टेज पर कुछ लोग जो है कॉमेडी कर रहे होते हैं, और हालांकि वो स्टेज नहीं दिखता है, वो लगता है एक सीरियल जैसा ही है, और उसमें बैकग्राउंड से मुस्तकिल हा हा की आवाज आती रहती है। वो होते हैं सिटकॉम्स। और कॉमिक्स का जो है, आप लोगों को पता ही है क्या होता है। कहानी उसमें तस्वीरों के साथ बयान की होती है। ओके, ओके। पॉप कल्चर, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाई ब्रो, मिडिल ब्रो क्या होता है।
दरअसल होता है हाईब्रो कल्चर एंड लो ब्रो कल्चर होता है। लो ब्रो कल्चर, हाईब्रो कल्चर होता है वो एलीट ग्रुप्स का, जो अमीर लोग होते हैं, खानदानी लोग होते हैं, ठीक है, एलीट ग्रुप होते हैं। इनके यहाँ कल्चर रिच होते हैं ये लोग, इनके यहाँ कल्चर का बहुत ख्याल रखा जाता है, ठीक है। क्या हमारे यहाँ रीति रिवाजों का ख्याल रखा जाता है कि ये हमारी खानदानी परंपरा है, हम इसी हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। इन सब चीजों का उनके यहाँ ज्यादा ख्याल रखा जाता है। एलीट ग्रुप से आप याद रखें कि हाई ब्रो कल्चर वो है जिसमें एलीट लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, खानदानी लोग वगैरह होते हैं। तो उनका इंटरटेनमेंट का जो तरीका होता है वो वैसा ही होता है, जैसे कि थिएटर वो जाते हैं, ठीक है ना, और ओपेरा वो जाते हैं। और क्या होता है, और उनके यहाँ कल्चरल डांस और म्यूजिक को, कल्चरल डांस एंड म्यूजिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और लो ब्रो क्या होता है, लो ब्रो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। लो ब्रो कल्चर जो है वो एलीट ग्रुप के छोड़ करके उसके अलावा जितने भी लोग बचे, जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक के हुए या मिडिल ग्रुप के हुए, ठीक है, लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप या फिर मिडिल क्लास के लोग जो हुए, वो हुए आपके लो ब्रो कल्चर। इनका जो एंटरटेनमेंट का तरीका होता है वो क्या होता है कि सीरियल देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, सिटकॉम्स देखते हैं, फोक डांस, ये तीन चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखें इनके यहाँ फोक डांस का, फोक डांस या फोक म्यूजिक का कल्चर ज्यादा होता है। इनके यहाँ लोकल चीजें जो होती है, रीजनल रीजनल डांस वगैरह होता है, रीजनल मूवीज, ये सारी चीजों पे ये ज्यादा इंटरटेनमेंट में इनका फोकस होता है। जैसे कि बिहार में जो है वो लोग भोजपुरी मूवी देखेंगे, साउथ इंडियन है तो वो अपनी जुबान की मूवी देखेंगे, रीजनल मूवीज एंड ड्रामा देखते हैं ये। और पॉपुलर कल्चर क्या होता है, पॉपुलर कल्चर किसी भी जमाने में जो मेजॉरिटी, जो पॉपुलेशन है, जिस इंटरटेनमेंट का यूज, मेजॉरिटी पॉपुलेशन का जो ट्रेंड होता है वो कहलाता है पॉपुलर कल्चर। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन ट्रेंड होता है, कुछ भी उसमें एंटरटेनमेंट का तरीका हो या फैशन का तरीका हो, कपड़े पहनना, खाने पीने का ढंग, तो कल्चर में सारी चीजें आती हैं ना। तो यहाँ पर जो ये सिर्फ इंटरटेनमेंट का पूछ रहा था इसलिए मैंने एग्जाम्पल जो है वो इंटरटेनमेंट का ही दिया है, ठीक है। दूसरी सारी चीजें आ सकती हैं। पॉप कल्चर या पॉपुलर कल्चर कहते हैं मेजॉरिटी का। अब देखें एलीट ग्रुप जो होता है वो मेजॉरिटी नहीं होता है, बहुत, अगर आप परसेंटेज देखें तो छोटा परसेंटेज होता है जो कि एलीट लोगों का होता है, अमीर लोगों का होता है। और एक बड़ा परसेंटेज होता है जिसमें कि मिडिल क्लास के लोग आते हैं या लोअर इकोनॉमिक वाले, लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप वाले लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं। तो आमतौर से पॉपुलर कल्चर में लो ब्रो कल्चर वाले लोग ही आते हैं। लेकिन मान लें कि किसी जमाने में जो है किसी एलीट का कोई तौर तरीका या उनका म्यूजिक जो है ज्यादा आम हो जाए और लो ब्रो कल्चर वाले भी उसे सुनने लगे, उसे इस्तेमाल करने लगे, या कोई फैशन ट्रेंड ही ऐसा हो जो कि हाई ब्रो कल्चर का हो लेकिन वो सारे कल्चर में वो आम हो जाए और पॉपुलर हो जाए, तो वो भी पॉपुलर कल्चर के अंदर आएगा, ठीक है। चलें अगला सवाल जो है हम देखेंगे। कह रहा है कि द फर्स्ट हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन इज, पहला हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, न्यूज शीट, टेलीग्राफ, फिल्म और या इंटरनेट। देखें कुछ क्लू जो है इस्तेमाल करें और इसका आंसर करें। ओके, हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन है ये।
ओके। ओके, सारे लोग जल्दी जल्दी आंसर करें। चलो देखते हैं। टेलीग्राफ होगा। हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? हाईवे हमारे यहाँ क्या होता है? जो दूर दूर तक जाने वाली सड़कें होती हैं, है ना? जो दूर दूर तक जाने वाली सड़कें होती हैं और जो पक्की सड़कें होती हैं। तो हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन कहा गया है उसको जो कम्युनिकेशन में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था। ठीक है ना, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। तो पहला लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो इस्तेमाल इस पहला लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का या जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था वो टेलीग्राफ था। टेलीग्राफ से पहले न्यूज़पेपर्स वगैरह हुआ करती थी। न्यूज़पेपर जो है किसी एक रीजन में आप भेज सकते हैं, इससे दूर संचार नहीं हो सकता है, किसी दूर के लोग से आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो जब कम्युनिकेशन में रिवॉल्यूशन आया था, किस जमाने में, जब टेलीग्राफ जो है पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इंटरनेट को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहते हैं इसे हम, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। और टेलीग्राफ को कहते हैं जस्ट हाईवे। चूंकि ये पहला चीज था, इसके बाद टेलीग्राफ के बाद जो है टेलीफोन वगैरह आ गया, क्योंकि ये पहला था इसलिए इसको फर्स्ट हाईवे कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम। द मेन फंक्शंस ऑफ मास मीडिया आर। मास मीडिया के मेन फंक्शन क्या है? का ऑपोजिट होता है डायनेमिक, जिसमें तब्दीली हो, स्टैटिक जो ठहरा हुआ हो। तो सोसाइटी को स्टैटिक बनाना, इंफॉर्मेशन जो है वो है मीडिया का, या एजुकेट, परसुएड या इंटरटेन। परसुएड या परसुएशन। बताया था ना आप लोगों को, किसी को कायल करना अपनी बात का, किसी को कन्विंस कर लेना। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करें। ओके। ओके, तकरीबन सबका सही जवाब है। मेरा जवाब बी सी डी ई होगा, यानी कि मीडिया का फंक्शन हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन था, एडवर्टीजमेंट था, प्रोपागेंडा था, एजेंडा को फैलाना था, और एजुकेशन था हमारा। और इंफॉर्मेशन के साथ ही परसुएशन भी हमने देखा था, पब्लिक रिलेशन का काम करती है मीडिया, और इंटरटेनमेंट का काम करती है मीडिया। ठीक है, चले हमारा अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होगा? कि इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल होगा। बेनिफिट क्या है कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट के? कम्युनिकेशन स्किल आपका इम्प्रूव होता है, या अलग अलग पर्सपेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग आपकी घट जाती है, मोटिवेशन आपका बढ़ जाता है, या फिर पर्सनल फीडबैक की अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा मिलती है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो आपकी एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है? क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड से इसे बनाएं। गलत जवाब को जो है उसको कट करके ऑप्शन सेलेक्ट करें जल्दी। हम्म। ओके, और लोग? चले ठीक है। सही जवाब है, जितने लोगों ने जवाब दिया, ए सी डी ई। डिक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव।
पर्सपेक्टिव। क्या अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग नजरिया जो है उसकी आपकी समझ घट जाती है? नहीं घटती है। कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है? जहां पर देखिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग इज एन एजुकेशनल अप्रोच जिसमें कि ग्रुप वर्क और कोऑपरेशन पर जोर दिया जाता है। जो लर्नर्स होते हैं उनको ग्रुप में या पेयर्स में काम करने के लिए दिया जाता है। काम क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है आप लोगों को, किसी एक प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना होता है। इसमें जो है रोट मेमोराइजेशन को अवॉइड किया जाता है, यानी कि रट के किसी चीज को आपको नहीं याद करना है, बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करके, समझ करके उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। गहराई से चीजों को समझने पर जोर दिया जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये जब लोग आपस में मिलजुल करके, यानी कि कोलैबोरेशन वाला, पीयर ग्रुप में, जैसे कि यहाँ पे पीयर टीचिंग की बात है, पीयर टीचिंग सेकेंड ऑप्शन में, जिसमें कि दो तीन लोग जो है आपस में मिल करके अपना जहन लगा रहे हैं किसी एक काम पर और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। या ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी एक ग्रुप को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एक टास्क करने के लिए दिया जाता है और वो सब मिल करके अपना दिमाग लगाते हैं, तो उससे जो लर्निंग होती है। या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए दिया जाए किसी को, या डिबेट और डिस्कशन में जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, जिसमें अलग अलग ग्रुप होते हैं जिसको अलग अलग पर्सपेक्टिव पर बात कहनी होती है। इससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। मोटिवेशन बढ़ता है, जी हाँ। क्या पर्सनल फीडबैक की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है? जी हाँ। जब आप एक छोटे ग्रुप में काम करेंगे तो फीडबैक आपको ज्यादा मिलेगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी जो है आपकी, वो इनहांस हो जाती है। ठीक है। क्या क्या एडवांटेज है डिजिटल मीडिया के? क्या नेटवर्क कम्युनिकेशन जो है उसको अवॉइड किया जाता है इसमें? पीपल कैन क्रिएट डिस्ट्रीब्यूट मीडिया कंटेंट, लोग जो है वो मीडिया के कंटेंट को बनाते और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट जो है उसको रियल टाइम में डिलीवर किया जा सकता है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो लेस एक्सपेंसिव हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन लेस एक्सपेंसिव होता है। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है इसमें। क्या है एडवांटेजेस डिजिटल मीडिया के? ओके। ओके, चलो बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी। सबसे आसान है एलिमिनेशन मेथड से करना, जो गलत ऑप्शन है उसको काट दें। ओके, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि डिजिटल मीडिया के एडवांटेज क्या क्या है। नेटवर्क कम्युनिकेशन अवॉइड किया जाता है। क्या बगैर नेटवर्क के डिजिटल कम्युनिकेशन हो सकता है? डिजिटल मीडिया क्या है हमारा? मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारी है ना डिजिटल मीडिया। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन के बगैर तो हो ही नहीं सकता है इसमें, है ना? तो ये गलत हो गया। उसके बाद है कि पीपल कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट मीडिया कंटेंट, बिल्कुल। मीडिया का जो कंटेंट होता है, लोग उसको किसी को भी भेज सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारे रियल टाइम में जा रहा है, जी हाँ। डिजिटल मीडिया जो होता है वो हमारा सिंक्रोनस होता है, उसको रियल टाइम में भेजा जा सकता है दूसरों को। और जो रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन आर लेस एक्सपेंसिव, जी हाँ। डेटा या जो कॉस्ट होता है हमारा इंफॉर्मेशन को भेजने का, अगर आप जो न्यूज़पेपर देख लीजिए, चाहे टेलीविजन वगैरह देख लीजिए, ये इसका कॉस्ट ज्यादा होता है बनिस्बत डिजिटल मीडिया के। जो सोशल मीडिया आपका है, मोबाइल फोन्स या इंटरनेट के जरिए जब आप इंफॉर्मेशन यहाँ वहाँ करते हैं तो वो एक्सपेंसिव कम होता है। और कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता। क्या नहीं होता इंपॉर्टेंस? क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो पावर है, वो इन्वॉल्व नहीं होती है हमारे ये डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल में? क्या सोशल मीडिया पर उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता है?
क्या वो लोगों को या चीजों को कंट्रोल नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो हमारा सही जवाब जो है वो BCD है। चले, वक्त हो गया है 4:11, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। कल कोशिश करेंगे ज्यादा सवाल हल करने की।